Hello friends, I am Manish Kumar and I have secured All India rank 84 in the recently conducted Civil Services exam 2017, and today I am going to talk to you about how to prepare mechanical engineering as an optional for the Civil Services exam. मैंने सिविल सर्विसेज परीक्षा 3 बार क्वालिफाई किया है। फ़िलहाल मैं आईपीएस में कार्यरत हूँ और इससे पहले मैंने भारतीय अभियांत्रिकी सेवा यानी इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में इंडियन रेलवेज़ को अपनी सेवाएं दी हैं। और इन सारे प्रयासों में मेरा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा है वो हमेशा ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग रहा है। तो मैं आज आपसे इस बारे में बात करूंगा कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तैयारी कैसे की जाए, क्या रिसोर्सेज को अपनाया जाए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग को आप जब पढ़ते हैं तो उसको जीएस के साथ कैसे बैलेंस करें, क्या करना है एग्ज़ाम में और क्या नहीं करना है। इसके अलावा इंटरव्यू के टाइम में जब आप जा रहे हैं इंटरव्यू में तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपको क्या देखने की ज़रूरत है, उसमें क्या सब्जेक्ट्स को चुनें। और इसके अलावा वो कौन सी वेबसाइट्स हैं जो कि आपको अपने आगे की तैयारी में सहायता करने वाली हैं। तो इसको बिगिन करते हुए सबसे पहले मैं बात करूंगा अपने रिसोर्स लिस्ट की। रिसोर्स लिस्ट में सबसे पहले है मैकेनिक्स। इन सभी बुक लिस्ट के लिए सबसे पहले मैंने मेड इजी के जो नोट्स हैं उनका यूज़ किया था, और इसके साथ कुछ आधारभूत किताबें हैं जिनकी पढ़ाई मैंने की है। तो मेरा रिसोर्स लिस्ट कुछ इस प्रकार से है। पेपर 1 के लिए सबसे पहले मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज़। मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज़ के लिए मैंने मेड इजी के नोट्स पढ़े थे, और इसके अलावा जो 3 डायमेंशन क्वेश्चंस हैं उसके लिए मैंने सीधे गूगल बुक्स जो कि इंटरनेट पे है उनका इस्तेमाल किया था। और इसके बाद इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज़ हैं जो इसी पेपर 1 मैकेनिक्स का पार्ट है। उसके लिए मैंने पूनमिया और राजपूत बुक्स जो हैं उनको यूज़ किया था, और इसके साथ साथ मैंने कृष्णन सर के नोट्स का यूज़ किया था। ये भी मेड इजी के नोट्स हैं, तो इनकी सहायता मैंने ली थी। इसके अलावा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में जो दूसरा अहम पार्ट होता है वो होता है डिज़ाइन का, और डिज़ाइन के लिए मैंने भंडारी द्वारा जो बुक लिखी गई है जो मैग्रॉ हिल की है उससे कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स की पढ़ाई की थी, जैसे कि स्प्रिंग्स, शाफ्ट्स और ये जो चीज़ें हैं 1-2 टॉपिक्स। इनके अलावा आप जो डायनामिक लोडिंग के क्वेश्चंस हैं वो कर सकते हैं। और इसके बाद जो पेपर 1 का ही दूसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंजीनियरिंग मटेरियल्स का, उसके लिए मैंने सबसे पहले शास्त्री सर के नोट्स को अपना बेस बनाया हुआ था। ये भी मेड इजी का नोट्स है, ये आपको मिल जाएगा बाहर कहीं भी दिल्ली की दुकानों में। इसमें एक और कुछ एक किताबें हैं जो कि ज़रूरत पड़ती हैं जिनकी उसके लिए मैंने कैलिस्टर का यूज़ किया था। और कैलिस्टर के अलावा एक आप NPTEL के वीडियोज़ हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ एक टॉपिक्स के लिए। मैंने IIT रुड़की का जो NPTEL का वीडियोज़ है इंजीनियरिंग मटेरियल्स के लिए उसका इस्तेमाल किया था। थ्योरी ऑफ मशीन्स जो है वो इसी में पेपर 1 में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके लिए मैंने 2 किताबें मूलतः पढ़ी थी। पहली जो है वो SS रतन द्वारा लिखी गई किताब है, और दूसरी जो किताब है वो है RS खुरमी की। तो रतन की जो स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स हैं जिसमें लिंक्स, पेयर्स वगैरह हैं वो मैंने वहाँ से पढ़ा था। बैलेंसिंग उनकी किताब से मैंने देखा था, बट न्यूमेरिकल्स जो हैं वो RS खुरमी में वो अलग अलग दिए हुए हैं, और उनका एक बहुत ही अच्छा व्यापक रूप में उनको क्वेश्चन दिया गया है। इसके अलावा बैलेंसिंग ऑफ रिजिड रोटर्स, बैलेंसिंग ऑफ सिंगल एंड मल्टीपल इंजन्स, लीनियर वाइब्रेशंस, क्रिटिकल स्पीड्स एंड शाफ्ट्स, ये सब आप इनके क्वेश्चंस के लिए आप RS खुरमी को रेफ़र कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने जो नोट्स हैं वो कक्कड़ सर के नोट्स को यूज़ किया था ताकि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए, और वही मेरा बेस रहा। चौथा जो एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है मैन्युफैक्चरिंग साइंस का। अब इसमें मशीन टूल इंजीनियरिंग, मर्चेंट फोर्स एनालिसिस, टेलर टूल लाइफ इक्वेशन, इन सबों के लिए अमिताभ घोष की किताब है उसको यूज़ किया था। NC CNC मशीनिंग और प्रोसेस के लिए मैंने मॉन्डल सर के नोट्स हैं जो कि मेड इजी के नोट्स हैं उसकी पढ़ाई की थी। जिग्स एंड फिक्चर्स के लिए प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की एक S चांद की बुक है शर्मा सर की, तो उसको मैंने ये एक चैप्टर उससे पढ़ा हुआ था। फिर नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग ये अमिताभ घोष में अच्छे से दिया हुआ है। इसके अलावा मेट्रोलॉजी जो है ये मैंने इसी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग जो S चांद पब्लिकेशन का है उससे पढ़ाई की थी। दिस बुक वाज बाय मिस्टर शर्मा, एंड वन वेरी indispensable book for this topic is a book by स्वदेश सिंह सर,
ये आप ज़रूर पढ़ें, उसमें न्यूमेरिकल्स का कलेक्शन बहुत अच्छा है, तो आप इसको देख सकते हैं। और इसके अलावा मेरे खुद के जो नोट्स थे वो मैंने बनाए हुए थे, वो भी इन सभी का रेफरेंस लेते हुए बनाया गया था। फिर है मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट, जिसमें मैंने 2-3 सोर्सेज़ को रेफ़र किया था। इसमें सबसे पहला था हीरा एंड गुप्ता की बुक। इसके अलावा स्वदेश सिंह सर की एक किताब आती है, उसमें जो टॉपिक्स हैं इनको बहुत अच्छे से बताया गया है। और सौरभ सिंह सर के नोट्स को मैंने यूज़ किया था पढ़ने के लिए। इसमें 2-3 टॉपिक्स जो हैं वो नॉन कन्वेंशनल हैं, जैसे कि जस्ट इन टाइम, एजाइल मैन्युफैक्चरिंग, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग और लीन मैन्युफैक्चरिंग। तो इसके लिए मैंने अगेन NPTEL वीडियोज़, गूगल बुक्स की मदद ली थी। इसके लिए मैं क्वेश्चंस जो इन टॉपिक से रिलेटेड है उनको वर्बेटिम क्वेश्चन बैंक से उठा के और मैं इंटरनेट पे डाला करता था, जिससे मुझे गूगल बुक्स के बारे में, गूगल बुक्स जो है उससे एक हेल्प मिलती थी कि ये टॉपिक्स मैं कहाँ से पढ़ सकता हूँ। तो उस हिसाब से मैंने इसकी तैयारी की थी। इसके अलावा पेपर 2 की अब जब हम बात करें तो इसमें जो पहला टॉपिक है वो है थर्मोडायनेमिक्स, गैस डायनेमिक्स एंड टर्बाइन। तो थर्मोडायनेमिक्स के लिए सबसे अच्छी और बेसिक बुक जो है वो है PK नाग की, और वही मैंने पढ़ाई की थी, PK नाग की। और इसके अलावा मैंने नोट्स यूज़ किए थे कुलकर्णी सर के, तो ये नोट्स को मैंने आधार बनाते हुए इसकी पढ़ाई की थी। उसके अलावा जब हम फ्लूइड्स पे आते हैं, इनकम्प्रेसिबल, कंप्रेसिबल फ्लूइड्स, मार्क नंबर, तो इसके लिए मैंने SM याहिया की किताब को अपना आधार बनाया हुआ था। SM याहिया के स्टार्टिंग के 3-4 चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, ये आप अपने टॉपिक्स के हिसाब से पढ़ें, क्योंकि वो बुक काफ़ी बड़ी है, तो टॉपिक के हिसाब से उस बुक में जो चैप्टर्स हैं उनको मार्क करके पढ़ें ये। और इसके जो एग्ज़ाम्पल्स हैं, सॉल्व एग्ज़ाम्पल, खासकर PK नाग और SM याहिया के, इसको ज़रूर लगा लें। डेरिवेशन जो है कंप्रेसिबल फ्लोज का थोड़ा बड़ा होता है और इसको कई तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, तो आप अपना एक रणनीति बना लें जिसको आप यूज़ करने वाले हैं एग्ज़ाम में। इसका बार बार अभ्यास करें, क्योंकि एक बार में नहीं होता है। इसके अलावा एक और अत्यंत इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है वो है फ्लो थ्रू फैंस, ब्लोअर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फ्लो कॉन्फ़िगरेशन। इसके लिए भी SM याहिया की जो बुक है वो बहुत अच्छी है। इसमें आपको ये चीज़ें दी हुई हैं, इसमें आप टरबाइन कैस्केड वगैरह पढ़ सकते हैं, ओपन क्लोज साइकिल टरबाइन, गैस टरबाइंस, रीहीट एंड रीजनरेशन। ये स्टीम इंजीनियरिंग का जो पार्ट था उसके लिए मैंने PK नाग को यूज़ किया था। PK नाग की एक पावर प्लांट की किताब आती है, उसके शुरुआती 3 चैप्टर्स जो हैं, जो कि कंबाइंड साइकिल तक हैं, उसको आप इससे देख सकते हैं। इसके अलावा आप स्टीम नोज़ल्स जो हैं, स्टीम जनरेशन, स्टीम नोज़ल्स, रैंकाइन साइकिल, स्टीम पावर प्लांट्स, ये सब भी आप PK नाग से देखिए। ड्रॉट सिस्टम PK नाग में बहुत अच्छा दिया हुआ है, बट एक जो कमी मुझे दिखी PK नाग में, जो रीजनरेशन वाला पार्ट है वो राजपूत में उसके जो प्रश्न हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं। तो आप इसके साथ साथ राजपूत की जो किताब है उससे 2-3 टॉपिक ज़रूर देख लें, जैसे बैक प्रेशर टर्बाइंस, और इसके अलावा जो इम्पल्स रिएक्शन टर्बाइन, गवर्निंग सिस्टम उसमें काफ़ी अच्छा है। सैचुरेटेड फ्लो जो है उसमें प्रश्न जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, तो उसको आप देख सकते हैं। ये 2 किताबें बेस रखी थी मैंने, PK नाग और राजपूत की, दोनों से सेलेक्टिव रीडिंग की है। बट इसके अगेन न्यूमेरिकल सॉल्व करने बहुत ज़रूरी हैं। और इसके साथ ही साथ मैंने सौरभ पांडे सर का नोट्स जो था पावर प्लांट का, उसको यूज़ किया है। इसके अलावा मैंने जो दूसरा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक है, वो है हीट ट्रांसफ़र का। तो हीट ट्रांसफ़र के लिए मैंने सबसे पहले कक्कड़ सर के नोट्स को पढ़ा था। उसके अलावा हीट ट्रांसफ़र के लिए एक DS कुमार की बुक आती है, उसमें जो चैप्टर्स हैं वो बहुत अच्छे से दिए हुए हैं, और ये मैंने बेस बनाया हुआ था हीट ट्रांसफ़र के लिए। इसमें आप अपना एक अलग नोट्स रखें, क्योंकि इसमें फार्मूलेज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, खासकर कन्वेंशन और रेडिएशन में, तो इसको आपको रखने की ज़रूरत है, नोट्स बनाने की ज़रूरत है। फिर IC इंजन्स के लिए मैंने 2 किताबों को मूलतः रेफ़र किया था। एक है VK गणेशन, जिसमें न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे दिए हुए हैं, और थ्योरी जो है उसके लिए मैंने कुलकर्णी सर के नोट्स को उठाया था और उससे पढ़ाई की थी। इसके अलावा कुछ एक टॉपिक्स जो हैं वो मैंने अगेन राजपूत की बुक से देखे थे, जो कि बेसिक थर्मल इंजीनियरिंग की जो गाइड है वो वाली बुक मैंने रखा हुआ था। इसके बाद हीट ट्रांसफ़र के लिए मैंने बात करी थी अभी, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के लिए आप 2 किताबें जो हैं वो मूलभूत हैं। एक है CP अरोड़ा की किताब, और दूसरी जो है
वो मैंने यूज़ की थी RS खुरमी की, क्योंकि अगेन इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत अच्छे से दिए हुए हैं RS खुरमी में, और कुछ एक टॉपिक्स जो हैं उसको बहुत आसान भाषा में समझाया गया है, तो आप इसको देख सकते हैं। इसमें जो साइक्रोमेट्री है उसको पी के नाक से भी पढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि ये उसमें काफ़ी अच्छा और बेसिक तरीके से समझाया गया है। आर्थ 134A 123 ये सब जो इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेटर्स हैं ये आपको RS खुरमी में बहुत अच्छे से मिल जाएंगे, और डिवाइसेस ये सब भी आपको RS खुरमी में काफ़ी अच्छे से मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने NPTEL की जो वीडियोस हैं उसको देखी थी, तो उसमें IIT रुड़की का जो था उसको मैंने फॉलो किया था, और ये जो टॉपिक्स हैं इसको मैंने इस तरह से तैयार किया। अब जो दूसरे इम्पॉर्टेंट पहलू हैं तैयारी के लिए वो ये हैं कि आप जब मैकेनिकल आप सोचते हो उठाने के लिए, तो आपको क्या बातें जो हैं वो ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो जब आप एक बिगिनर हो और मैकेनिकल ऑप्शनल उठा रहे हो, तो उसके लिए आपको ज़रूरत है कि आप सिलेबस को एक अच्छी तरीके से पढ़ाई करें, उसको समझें, और एक बार जब आपने सिलेबस पढ़ लिया तो उसके बाद 10 साल के जो पुराने क्वेश्चंस हैं उनको पहली बार सिर्फ रीड करें थॉरोली, और उसमें देखें कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है, और ये सब्जेक्ट क्या आपके लिए सहज और लाभदायी होगा। इसके अलावा जब आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये पेपर रखना है, तो आप किसी भी एक साल का क्वेश्चन पेपर उठाइए और उसको लगाने की कोशिश करिए। उससे आपको ये पता चलेगा कि आपका अभी का तैयारी का क्या लेवल है और आगे आपको कितनी तैयारी करने की ज़रूरत है। तो ये ज़रूरी है जब आप मैकेनिकल को ऑप्शनल बनाते हैं। और इसके अलावा जो कुछ एक टॉपिक्स हैं जिसमें आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, जो कि फाउंडेशन होते हैं आपके रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स के लिए। तो पेपर 1 के लिए जो फाउंडेशनल चीज़ें हैं वो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसको हम लोग मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज़ भी कहते हैं, और दूसरा प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। ये दोनों इंडिस्पेंसिबल हैं, आपको इन दोनों की पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। और पेपर 1 के लिए जो बहुत ज़रूरी और आवश्यक सब्जेक्ट जो है वो है थर्मोडायनेमिक्स। ये बेस बनाते हैं, तो इनको बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, और ये फाउंडेशन होंगे आपके आगे की पढ़ाई के लिए। तो ये जब आपने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू होता है टेस्ट सीरीज़ का। टेस्ट सीरीज़ में हम ये कंफ्यूज होते हैं कि हमें कितनी टेस्ट सीरीज़ देनी चाहिए, कहाँ से कहाँ की टेस्ट सीरीज़ देनी चाहिए, और उसमें हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। देखिए, टेस्ट सीरीज़ देने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि टेस्ट सीरीज़ हमें देना क्यों है। टेस्ट सीरीज़ से बहुत फ़ायदे हैं। ये आपके लेवल ऑफ़ प्रिपरेशन को बताएगा कि आपने कितनी पढ़ाई की है। फिर जो एक्चुअल जो स्ट्रेस आता है एग्ज़ाम में, वो आप जब टेस्ट सीरीज़ देंगे तो आपको पता रहेगा कि आप कैसे इसको कोप अप कर पाते हैं। और इसके अलावा ये आपको वो एरियाज़ बताएगा जहाँ पे आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और क्वेश्चन सिलेक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑप्शनल वाले स्टूडेंट्स के लिए, वो आपको ये टेस्ट सीरीज़ जो हैं वो हेल्प करेंगे। टेस्ट सीरीज़ कहने का मतलब मेरा ये नहीं है कि आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करें। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप नहीं हैं या आपके आसपास नहीं है कोई कोचिंग, तो आप अपने घर में भी तैयारी कर सकते हैं। घर में बैठें और समय के अनुसार अपने जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, जो टेस्ट सीरीज़ आती हैं या फिर लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं, उसको उठाएं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि आप जब भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑप्शन ले रहे हैं तो 2 किताबें अपने पास ज़रूर रखें। एक तो 10 साल का जो क्वेश्चन बैंक है, जो कि अनसॉल्व होता है जनरली, वो विशाल पब्लिकेशन का मिलेगा आपको, 75 रुपये की किताब है एक। और दूसरी एक है नेक्स्ट IAS द्वारा लिखी हुई एक किताब है जिसमें 10 साल का सॉल्यूशन है। अभी बाज़ार में यही दोनों किताबें सहजता से उपलब्ध हैं, तो इन दोनों किताबों को ज़रूर ले लें। और पहले जब आपकी पढ़ाई पूरी हो जाए तो सबसे पहले आप अनसॉल्व्ड जो पेपर्स हैं उनको टाइम बाउंड तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करिए, और उसके बाद उसका सॉल्यूशन जो है आप अपने गाइड्स जो नेक्स्ट IAS का गाइड है उसे देख सकते हैं। इसके बाद मैंने बात की थी टेस्ट सीरीज़ की। तो टेस्ट सीरीज़ कितना लगाएं ये डिपेंड करता है आपके समय की उपलब्धता के हिसाब से, और आपके जो टॉपिक्स हैं या एरियाज़ हैं जो आपको कवर करनी है। जनरली 5 से 6 टेस्ट सीरीज़ टेस्ट पेपर्स लगाना, दोनों पेपर इंक्लूडिंग, अच्छा रहेगा। और 10 साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसको ज़रूर लगाएं, मैं हाईली रिकमेंड करूँगा इसके लिए। दूसरा, रोल ऑफ़ कोचिंग। क्या कोचिंग आवश्यक है? देखिए, आज हम इंटरनेट के ज़माने में जी रहे हैं, और इंटरनेट पे काफ़ी सहजता से बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध है। अभी हमें जो प्रॉब्लम होगी वो ये होगी कि हम कैसे जो चीज़ें हैं उनको छाँटें ताकि हमारी पढ़ाई जो है वो एक सही दिशा में बढ़ती रहे। तो उसके लिए आप सबसे पहले, जैसे मैंने आपको टॉपिक्स और रिसोर्सेज बताया, उसको आप फॉलो करें। और अगर आप बिगिनर हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, कोचिंग ले सकते हैं।
बट अगर आपको चीज़ों का एक मौलिक और एक फाउंडेशनल जानकारी है तो आप बिना कोचिंग के भी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो सब्जेक्ट है इसमें सेल्फ़ स्टडी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेल्फ़ स्टडी से आप जो है अपने जो चीज़ें हैं उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, उसको अपने दिमाग में बिठा के और एग्ज़ाम में एक्चुअल यूज़ कर सकते हैं। तो और सेल्फ़ स्टडी जो है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस ऑप्शनल के लिए, जो कि अदर ऑप्शनल के लिए भी जो एक क्राइटेरिया होता है। मैकेनिकल में जो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि ये सब्जेक्ट थोड़ा सा व्यापक है, बड़ा है, तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने की ज़रूरत है। इसके अलावा मैं अब बात करूँगा हमें क्या एक्चुअल एग्ज़ाम में करना है और क्या नहीं करना है। सबसे पहले तो जब हमें क्वेश्चन पेपर मिलता है उसमें टोटल 8 क्वेश्चन पेपर होंगे और उसमें क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5 ये दोनों जो होते हैं वो मैंडेटरी क्वेश्चन हैं और इसमें हर इस क्वेश्चन के 5-5 पार्ट्स जनरली होते हैं और 3 क्वेश्चन हमें सेक्शन ए, सेक्शन बी से चुनने होते हैं, जिसमें दोनों सेक्शन से एटलीस्ट एक क्वेश्चन करना है और एक किसी और से कर सकते हैं, दोनों में से किसी में से। तो उस समय जो हम पेपर मिलता है तो हम सबसे पहले क्वेश्चन 1 और 5 को जनरली अटैम्प्ट करते हैं। बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप क्वेश्चन पेपर मिले तो आप डिसाइड करें कि आप कौन से क्वेश्चंस को 1 एंड 5 के अलावा करने जा रहे हैं, क्योंकि जब हम क्वेश्चन 1-5 को डायरेक्ट अटैम्प्ट करते हैं और 3 क्वेश्चन को बाद में सोचते हैं छोड़ने के लिए, तो एग्ज़ाम में जब टाइम बीतने लगता है तो इतना प्रेशर हो जाएगा कि आप उस समय क्वेश्चन का चुनाव गलत करेंगे और उसमें आपके काफ़ी नंबर कटने और नंबर नहीं मिलने के आसार बने रहेंगे। तो उस केस में आपको ज़रूरी है कि जब भी क्वेश्चन पेपर मिले आप 5 क्वेश्चन डिसाइड कर लें कि मुझे कौन सा करना है। उसमें आपको प्रॉब्लम ये आएगी कि कुछ क्वेश्चंस में आपको 10 नंबर वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, कुछ क्वेश्चन में आपको 20 नंबर वाले नहीं आएंगे। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो भी क्वेश्चन उठाएँ वो उठाएँ जिसमें आपने पहले से प्रैक्टिस की हुई है। क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम में। इसके अलावा जो आपने टेस्ट सीरीज़ में प्रैक्टिस किया हुआ है वो आपको काफ़ी मदद करने वाला है। कैसे करना है आपको एग्ज़ाम में, किसी भी टॉपिक को छोड़ के ना जाएं, क्योंकि वो टॉपिक में भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा सकता है। तो टॉपिक सारे पढ़ने हैं। एक एवरेज स्टडिंग जो है, एवरेज लेवल जो है, सारे टॉपिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए और उसके अलावा आप कुछ एक टॉपिक्स को अपने हिसाब से अच्छा कर सकते हैं जिसके लिए आप बहुत श्योर हों। और इसमें हमें एक और भ्रम रहता है कि जब हम सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तब हम एग्ज़ाम या टेस्ट सीरीज़ लिखने जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके जो भी सिलेबस या प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो, जो भी टॉपिक्स आपने कंप्लीट किए हैं, एग्ज़ाम ज़रूर लिखें। एग्ज़ाम देना हमें आवश्यक है और इसके लिए आपको 100% प्रैक्टिस और 100% रिवीजन और मास्टरी की ज़रूरत नहीं है। आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ एग्ज़ाम में जाइए और वहाँ क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि जो मेंस का क्वेश्चन पेपर आएगा वो हमारे प्रेडिक्टेबिलिटी से बाहर है। तो जब हम अनप्रेडिक्टेबल वे में जाके एग्ज़ाम को लिखते हैं, अपनी जो बेसिक तैयारी है उसके साथ लिखते हैं, तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो इसलिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो है हमेशा करें। वो आप अपने हिसाब से जब भी क्वेश्चन पूछा जाए या जब भी आपकी टेस्ट सीरीज़ का डेट हो तो आप जाके लिख सकते हैं। बट टेस्ट सीरीज़ को पोस्टपोन ना करें, क्योंकि उससे अनवांटेड प्रेशर बढ़ता जाएगा आपके ऊपर। और जो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं ये बोलूँगा कि अपने नोट्स ज़रूर मेंटेन करें। नोट्स मेंटेन करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब आप एग्ज़ाम लिख रहे होते हैं तो लास्ट स्टेज में रिवीजन के लिए हमारा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है ये बहुत बड़ा हो जाता है। तो इतना रिवीजन करने का आपको टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए छोटे छोटे नोट्स फार्मूले के और क्वेश्चंस के ज़रूर बना के रखें, जो कि आप कम समय में एग्ज़ाम से 2 हफ्ते पहले रिवाइज़ कर सकते हैं। और सारे टॉपिक्स पे 1-2 क्वेश्चन हैं वो हमेशा बना के रखें जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स का यूज़ हो, तो आप उसको यूज़ कर लें। इसके अलावा प्रैक्टिस के बारे में मैंने बताया कि इस एग्ज़ाम में स्पेशली मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है आपको। जब आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेके इंटरव्यू में जा रहे हैं, हो सकता है आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट कुछ और हों, तो जब आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ इंटरव्यू में जाएंगे तो वहाँ भी आपको जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत व्यापक रूप से पूछे जाएंगे। आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेके ज़रूर जाएं, क्योंकि इफ़ यू आर अ मैकेनिकल इंजीनियर देन दे आर गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू मैकेनिकल। फॉर दैट देयर इज़ अ स्मॉल बुकलेट बाय मेड इजी पब्लिकेशंस, यू कैन रेफ़र टू इट। इसमें सारी जो टॉपिक्स हैं उसके छोटे छोटे पार्ट्स जो हैं वो दिए हुए हैं। इसके अलावा
कुछ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको कंटेम्प्ररी चल रहा है उसको पढ़ने की ज़रूरत है। एग्जाम्पल के तौर पे 3D प्रोटोटाइपिंग, ऑटोनॉमस व्हीकल्स, लेटेस्ट कम्युनिकेशन मीडिया जैसे 3G 4G के बारे में पूछ लिया जाता है। टेक्निकल जैसे मेरे से पूछा गया था जॉब प्रोक्योरमेंट के बारे में प्रोसीजर्स, जो कि मैंने कभी नहीं किया था, फिर भी 2 बिट 3 बिट 2 बिट सिस्टम के बारे में पूछा गया था। तो इन सब चीज़ों को आपको ज़रूरी है कि इन सब चीज़ों का ध्यान रखें इंटरव्यू के लिए। इसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं, ऑनलाइन रिसोर्सेज, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें जैसे मैंने आपको बताया था जस्ट इन टाइम एजाइल मैन्युफैक्चरिंग, इसके लिए विकिपीडिया से एक बेसिक जानकारी ली जा सकती है। फिर IAS34.com ये जो है ये वेबसाइट है, इस पर तारनजोत सिंह और अक्षय त्रिपाठी के नोट्स मिलेंगे आपको। इसको आप देख सकते हैं और एक आधार बना सकते हैं आपको इसको अपने नोट्स बनाने का। फिर गूगल बुक्स, जैसे मैंने बताया, कुछ एक टॉपिक्स आप गूगल बुक से डायरेक्ट उठा सकते हैं और उससे पढ़ सकते हैं। फिर कई सारी यूट्यूब वीडियोस पड़ी हुई हैं जो कि डेरिवेशंस वगैरह के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, उसको आप वर्बेटिम कॉपी पेस्ट ले सकते हैं अपने सिलेबस से और उससे रिलेटेड जो क्वेरीज़ हैं वो देख सकते हैं। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप बिगिनर हैं तो आपके मन में ये रहता है कि वेदर आई शुड चूज़ मैकेनिकल एज एन ऑप्शनल और नॉट। देखिए, मैकेनिकल में टाइम लगता है, मैकेनिकल एक बड़ा ऑप्शनल सब्जेक्ट है, बट इसके अलग फ़ायदे भी हैं। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं और मैकेनिकल ऑप्शनल चूज़ कर रहे हैं तो इसका प्रभाव इंटरव्यू में अच्छा जाता है, तो आप ये ले सकते हैं। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सबसे अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ समझना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये हमेशा एक इंटरेस्ट बना के रखता है आपके पढ़ाई के प्रति। अगर आपको पहली बार में सिलेक्शन हो गया तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर आपको कैरी ओवर करना है तो एक अच्छा ऑप्शनल है जिसको आप कैरी ओवर कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है, मैकेनिकल ऑप्शनल जो है वो बड़ा है, इसलिए उसको GS के साथ बैलेंस करने की बात जो है बहुत सारे अभ्यर्थी पूछते हैं। तो उसके लिए मैंने जो स्ट्रैटेजी फ़ॉलो की थी, शुरुआती 3 महीने जो थे हमारे पास प्रीलिम्स के बाद, उसमें मैंने पहले महीने में 2/3 टाइम जो है पूरा मैकेनिकल को दिया और 1/3 टाइम मैंने GS 1 और SA को दिया था। 2, 3 और 4 मैंने नहीं पढ़ाई की थी उस समय, बल्कि मैं टेस्ट सीरीज़ ज़रूर लिखता रहता था। जो मेरे प्रीवियस नॉलेज है उसके हिसाब से मैं टेस्ट सीरीज़ लिखता था। फिर 2, 3 एंड 4 जो पेपर्स हैं, इसको लास्ट के 2 महीने में मैंने पढ़ने की कोशिश की और उस समय मैंने GS को 2/3 टाइम दिया और मैकेनिकल जो था उसको 1/3 टाइम में सॉल्व करने की कोशिश करता था। इसके अलावा जो है जब आप GS इसके साथ कर रहे हैं तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ऐसे का, तो आप ऐसे जो है इसको आपको पहले महीने से ही लिखते रहना है मैकेनिकल के साथ साथ, और जो लास्ट एग्ज़ाम है तब तक आप लिखिए, हर हफ्ते कम से कम एक ऐसे तो ज़रूर लिखिए, जिसमें 2 टॉपिक्स होंगे, उसको लिखना है आपको, मैकेनिकल के साथ बैलेंस करना है। तो इस तरह से आप मैकेनिकल की तैयारी कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके करियर में ये आपका एक बड़ा योगदान प्ले करेगा। तो इसी के साथ आप सभी के लिए शुभकामनाएं, और एग्ज़ाम में आप सभी के सफलता के लिए मैं आशा करूँगी कि आप सक्सेसफुल रहें। थैंक यू एवरीवन।